हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गेट बायोटेक्नोलॉजी और गेट लाइफ साइंस के रिजल्ट्स आने के बाद कंटिन्यूअसली मैं वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करा रहा हूँ। अभी तक मैंने ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें कि प्रीवियस ईयर के बैचेस के जो स्टूडेंट्स थे वो आकर के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे थे कि काउंसलिंग कैसे होती है गेट की और किस तरीके से आप बढ़िया कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको अपनी एक ऐसी स्टूडेंट से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने गेट के एग्जामिनेशन में कमाल का जो प्रदर्शन है जिसको बोलते हैं किया हुआ है। उनकी जो गेट की रैंक्स हैं बीटी और एक्सेल की वो बहुत ही अच्छी है। गेट बायोटेक्नोलॉजी में इनकी रैंक 29 है और गेट एक्सेल में इनकी रैंक 346 है। तो मैं आज आपको इनसे मिलवाने वाला हूँ। बेसिकली रीज़न ये है ताकि ये गाइड कर सकें जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कि किस तरीके से आप गेट में आप तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, किन-किन बातों का ध्यान इन्होंने रखा ताकि एक बेहतर ये अपना सक्सेस लेकर के आ सकें गेट के एग्ज़ामिनेशन में। तो बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस तरीके का कंटेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है हमको और हमारे स्टूडेंट्स को भी ताकि वो और बेहतर ढंग से आपको आकर के गाइड कर सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ओजस्वी को, प्लीज़ आप हमारे बीच में आइए और हमसे थोड़ी बातें करिए। Hello, sir. Am I audible and visible? यस, यस ओजस्वी। थैंक यू सो मच ओजस्वी। ओजस्वी बहुत बिज़ी हैं आपको मैं बता देता हूँ कि ये रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद में एमएससी ऑलरेडी कर रही हैं और सेकंड ईयर की वहाँ पे स्टूडेंट हैं। तो बहुत मुश्किल है इनसे मिल पाना। तो अभी मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है इन्होंने और मैंने साथ में ताकि हम ये वीडियो बना सकें और आपको गाइड कर सकें। ओजस्वी थोड़ा अपने हिसाब से अपने आप से आप बताइए अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में और इंट्रोड्यूस करिए खुद को ताकि बाकी जो जनता आपको सुन रही है वो जान पाए आपके बारे में। Uh, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम जी। ओजस्वी है। अभी मैं मास्टर सेकेंड ईयर में हूँ इन द लैब ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी एंड बायो प्रोसेसिंग in Regional Center for Biotechnology. Currently, I'm working on cellulase production using fungus. Uh, मेरा बैचलर्स मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से किया है एंड स्कूलिंग वेस्ट बंगाल से की है। रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी में आने के बाद बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है बहुत चीज़ों को लेकर के, तो चीज़ों का बहुत आइडिया हुआ है और बहुत सारे नए नए डायरेक्शंस पता चले मुझे एंड आई होप कि मैं इस कन्वर्सेशन के थ्रू आप सबको भी अपनी जितने भी चीज़ें मुझे पता चली हो मैं आपको बता सकूं। बहुत अच्छी बात है बेटा। ये जो आप गाइड करेंगी स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में आने के बाद हमारा रास्ता बंद हो गया। सबके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि जॉब नहीं है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, अब क्या करेंगे, अब तो ब्लॉक हो गया। आप अब बताइएगा कि कौन एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आने के बाद कितना ज़बरदस्त एक्सपोजर मिलता है और बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें जानने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले तो आपकी गेट की सफलता के बारे में बात करते हैं। आपको सबसे पहले ये बताइए कि गेट के एग्जामिनेशन के बारे में पता कब चला था? कब जानकारी हुई कि गेट दिया जा सकता है? सर मैं बैचलर्स के लास्ट ईयर में मुझे पता चला था, पर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जब मैंने मास्टर्स जॉइन किया था तब। हुँ, हुँ, तो मैंने आपसे कोचिंग ली थी और हुँ, उस 1 साल के कोचिंग के दौरान मैंने आपसे सीखा था मेरे मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में। हुँ, बट मेरे मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में बिकॉज़ ऑफ सम फाइनेंशियल एंड फैमिली इश्यूज़ उस टाइम मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई हुँ। थी। पर आपके नोट्स से मैंने कंटिन्यूअस रखा अपने प्रिपरेशन को एंड फाइनली इस ईयर मैंने मास्टर्स के सेकंड ईयर में जाके वो एग्ज़ाम दिया। तो बिल्कुल। थ्रू आउट मैं मतलब कंटिन्यूअस रिविज़न करते रही सारे नोट्स का। ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी लाइफ में क्या होगा, कब होगा, इसके बारे में जानकारी किसी को भी नहीं है। बट मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अपने गोल्स या ड्रीम्स को सामने रखें और उसकी तरफ कंटिन्यूअसली प्रयास करें। जब हमारी ओजस्वी से बात हुई थी, जब गेट का एग्ज़ामिनेशन हुआ, मैंने इनसे पूछा था कि आपको याद भी होगा ओजस्वी, मैंने आपसे पूछा था कि पेपर कैसा हुआ? इन्होंने कहा सर हम पेपर नहीं दे पाए। तो मुझे लगा कि ये क्या बात हुई, ये तो इतनी ब्राइट स्टूडेंट हैं और इन्होंने पेपर छोड़ दिया। लेकिन
इनकी कुछ पर्सनल रीजंस थे, लेकिन उस समय भी मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, ओजस्वी आप मास्टर्स ऑलरेडी कर रही हैं, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करिएगा, आपके पास सारी चीज़ें हैं, और आप 1 साल और तैयारी करके फिर से दीजिएगा। उस दौरान भी ये मुझसे कनेक्टेड थी, लेकिन फाइनली जब इन्होंने गेट के, इससे पहले भी इन्होंने मुझे बताया कि सर मेरा CSIR का LS का एग्जामिनेशन निकला, उस समय भी इन्होंने मुझे बताया था। मैं बहुत बहुत इलेटेड था, जैसे कि अभी आपको देख करके भी लग रहा होगा। अपना कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा करता है तो यही जो गुरु होता है उसको ऐसा ही लगता है। तो अब गेट में के बारे में ओजस्वी ने बताया कि इनको बैचलर्स के लास्ट समय में पता चला, और MSc के फर्स्ट ईयर में इन्होंने तैयारी की, बट अनफॉर्चुनेटली ये एग्जाम नहीं दे पाई। फिर MSc के सेकेंड ईयर में इस समय ये हैं, और इनका ये जो रिजल्ट आया है वो MSc के सेकेंड ईयर में आया है। अच्छा ओजस्वी, हमसे जब आप पढ़ रही थी तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए स्टूडेंट्स को कि कैसा रहा था। सर जब आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, आपको उतना आइडिया नहीं होता है कि कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, और लाइफ साइंस इतना वास्ट है, आप हर चीज पकड़ने जाओगे तो पॉसिबल नहीं हो पाता है 6 मंथ्स या 1 ईयर में कुछ भी प्रिपेयर करना। आपसे जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए एक मेंटालिटी होनी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को देख के कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रोग्रेस करना है उस क्वेश्चन के साथ। जैसे जनरली लोग बायो इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस देखकर डर जाते हैं, तो आपको समझना होगा कि वो पूछ क्या रहा है, और बहुत सी चीजें बहुत कंसेप्चुअल होती हैं। तो आपसे जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था बायोकेमिस्ट्री खासकर, तो ऐसा रियलाइज हुआ था कि उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना दूर से देख के लगता है। खासकर जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ऐसे जब फर्स्ट टाइम सुना था तो बहुत डर सा लग जाता था कि कैसे याद रहेगा ये सब। बट बिकॉज आप जैसे पढ़ाते हो, उसके बाद आप टेस्ट भी लेते हो हर यूनिट के एंड पर, एंड उससे ये भी बेनिफिट होता है कि टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है कि कैसे किस क्वेश्चन को कितना टाइम अलॉट करना है। इस वजह से जब मैंने इस बार गेट दिया, मेरे पास लास्ट में काफी टाइम बच गया था, बिकॉज आई न्यू बिल्कुल। which questions बहुत to do and which questions to skip. बहुत बड़ी बात कही। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कर देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती है। जो आता है अगर अब वही आप कर देंगे ना, सिर्फ ज़बरदस्ती ज़्यादा करने के प्रयास नहीं करेंगे, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आप बेहतर कर पाएंगे। मैं अभी और भी बात करूंगा इनकी तैयारी के बारे में, कैसे एग्ज़ाम दिया, क्या अप्रोच दी, सबके बारे में बात करूंगा। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि ये एग्ज़ाम निकालने के लिए स्पेसिफिकली, आपने तो कई सारे एग्ज़ाम्स निकाले, आज गेट के बारे में ही बात कर रहे हैं। गेट निकालने के लिए आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट की क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी, क्या आपने किस तरीके से पढ़ाई की? जो अब मैंने नोट्स दिए थे वो तो आपने बताया कि उसको कंटिन्यूअसली पढ़ा भी आपने, रिवीजन भी किया, लेकिन आप जब खुद से पढ़ रही थी, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये होती है कि वो खुद से जब पढ़ रहे होते हैं तो वो उतना मतलब रेगुलर नहीं हो पाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं हम रेगुलरली पढ़ाई नहीं कर पाते, 2 दिन पढ़ा फिर 1 दिन छूट गया। आप तो ऑलरेडी MSc पढ़ रही हैं, तो फिर आपने कैसे टाइम मैनेज किया? सर थोड़ा मुश्किल तो था, आई बी ऑनेस्ट, क्योंकि लैब में बहुत टाइम निकल जाता है और फिजिकली मतलब थक जाते हैं। बट अगर आपके मन में हो कि आपको ये करना है, हम्म। तो आप किसी ना किसी तरह से टाइम निकाल लोगे। तो मुझे पता रहता था कि हमारे यहाँ RCB में 9 to 5 रहना इस मतलब कंपल्सरी। कोड है वैसा। तो हाँ। मेरे पास सुबह का ही टाइम होता था, तो मैं 6 to 9 एक बार पढ़ लेती थी। एक्सपेरिमेंट्स के बीच में जैसे आधा घंटा आपका सेंट्रीफ्यूज चल रहा है, या आपके PCR में अभी 2 घंटे है, तो उस टाइम पे स्टडी रूम में जा करके पढ़ लेते थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत प्रैक्टिस किए, क्योंकि उसी से आइडिया लगता है। आई वुड से कि किसी भी बिगिनर को सबसे पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेने चाहिए। तो हम्म। वो देखा, फिर मुझे पता था कि कौन से यूनिट्स है जो जो बहुत स्कोरिंग है, खासकर जो NAT में आते हैं, तो उसमें आपकी नेगेटिव नहीं होगी, और दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट, ऐसा रियलाइज हुआ मुझे सॉल्व कर करके। तो ओके। फिर वो सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, फिर वापस आती थी 2 घंटा रेस्ट करके, फिर 6:30 से स्टार्ट करके 8:30 तक हो पाता था, उससे ज्यादा हो नहीं पाता था, तो 2 घंटे शाम में पढ़ लेती थी। और उसके बाद फिर तो डिनर एंड लैब वर्क जो थोड़ा बहुत रह जाता था, बाप रे रिसर्च। बाप। तो सोचिए, आप MSc करने वाली, एक इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से MSc कर रही हैं, उसके बाद भी 2-4 घंटे रोज पढ़ने का निकालते हैं, और मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो B.Tech कर रहे हैं जिसमें सिर्फ रात भर पढ़ने के एग्जाम क्वालिफाई होता है,
और वो ये कहते हैं कि सर हमारे पास तो टाइम नहीं है। तो अगर आप किसी चीज़ को इतना ज़्यादा चाहते हैं ना, उसको पकड़ लेना, उसको पाना, तो आप किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं आप उसका टाइम निकाल ही लेते हैं, जैसे ओजस्वी बता रही है। एक्सपेरिमेंट्स के बीच में आधे-आधे घंटे का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, उसमें समय निकाल कर के अगर कोई पढ़ रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि उसकी कितनी ज़्यादा उस जो पर्टिकुलर जो चीज़ है गेट क्वालीफाई करने का की डिज़ायर कितनी ज़बरदस्त होगी। जब तक आप इतनी ज़बरदस्त डिज़ायर अपने अंदर पालेंगे नहीं, तब तक कोई भी एग्ज़ामिनेशन क्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और फिर गेट तो नेशनल लेवल एग्ज़ामिनेशन है। आप रिवीजन कैसे करती थी ओजस्वी? बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमने पढ़ तो लिया एक बार, हम रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। कैसे होता है? रिवीजन कैसे होता है? इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्वेश्चन सॉल्व करना। आपने अ, एक टाइप के क्वेश्चंस बहुत सॉल्व किए, आपको वो फीलिंग आ जाती है कि मुझे तो आता है, अब नहीं हुँ, देखना होगा। हुँ, पर फिर आप वही सेम क्वेश्चंस को 1.5 महीने बाद अगर वापस सॉल्व करो, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ-कुछ भूल गए हैं। तो बिल्कुल। फिर मतलब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको वो याद दिला देगा कि तुम हुँ, बहुत कुछ नहीं हो। रिवाइज़ करते रहो वरना भूल जाओगे। वो बिल्कुल, वो बिल्कुल। रियलाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप भी एक ह्यूमन ही हो। आप हुँ, बार-बार मतलब एटलीस्ट हर 2 वीक्स में एक बार पुराने फ़ॉर्मूलाज़ देख लो। क्योंकि आप ऐसे नेक्स्ट यूनिट में जाते हो तो मेंटालिटी थोड़ा वो हो जाता है कि अभी इसी यूनिट को फ़ोकस करते हुँ, हैं, पीछे का ओके, देखने की ज़रूरत नहीं है। बट आप फिर ओके, क्वेश्चंस कर लोगे ना, तो आपको हुँ, रियलाइज़ होगा कि भूल गए हैं। ओके। तो फिर तो आपने क्या सेल्फ नोट्स बनाए थे ओजस्वी कि जो हमने नोट्स दिए थे उसी से आप पढ़ती थी? उसी को मतलब मेन करके आपने उसी में से नोट्स बनाए थे कि आप किसी बुक को भी फ़ॉलो करती थी? कैसे करती थी? सर व्हाट आई डिड वाज़ कि आप हुँ, तो नोट्स देते थे तो आई यूज्ड टू गेट इट प्रिंटेड आउट हुँ, फ्रॉम हुँ। लैब ओनली। फिर जब आप जब आपके लेक्चर सुनते थे तो आपके नोट्स में जैसे कुछ-कुछ आपने बोलते-बोलते बोल दिया, हाँ, तो वो उस समय नोट डाउन कर लेते थे नोट्स के ही बगल में। ओके, फिर सेम क्योंकि हमारे अभी व्हेन आई एम डूइंग एमएससी तो एमएससी में भी सेम पढ़ाया जाता है कुछ हद यस, तक। यस, इनफैक्ट आरसीबी में थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ाया जाता है ऐसा हुँ, आई वुड से। तो उसी नोट से पढ़ते-पढ़ते अगर क्लास में टीचर ने भी कुछ और बोल दिया तो वो भी उसमें ही ऐड कर लिया। ऐसे ओके, और फिर क्लास में टीचर ने अगर स्टोरी के फॉर्म में बताया तो आपकी बात भी याद है, फिर उनकी बात भी हुँ, याद आ गई, वो लिख भी लिया। तो एक बहुत अच्छा लंबे स्टोरी समय के लिए। फॉर्म हो जाता था। यस, यस। ओके, गुड, गुड। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने रेगुलर टेस्ट भी हमारे साथ दिए थे। टेस्ट के दौरान आपको कैसा लग रहा था कि हाँ, मेरा प्रिपरेशन सही जा रहा है, आप सॉल्व कर लेती थी? सर टेस्ट के दौरान तो लगता था कि थोड़ा पानी में ऐसा थोड़ा लगता था क्योंकि जितने एक्यूरेट क्वेश्चंस मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख करके या मेन एग्जाम देख के भी लगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी तो उस मतलब जी, जी। टेस्ट देते थे तो उतना ज़्यादा नहीं आता था। हुँ, बट व्हाट आई बिलीव इज़ कि अगर आप टेस्ट देते रहोगे तो धीरे-धीरे करके वो बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। तो ओके, बस बहुत बढ़िया। कंटीन्यूअस रहना है इज़ व्हाट आई वुड से। ओके। अच्छा मुझे ये बताइए बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं ओजस्वी कि सर सही समय क्या है गेट की तैयारी करने का? ज़्यादातर लोग बीटेक के होते हैं जो तैयारी करने का सोच रहे होते हैं। बीटेक में 3rd ईयर में ही थर्ड ईयर ही अलाउड है आप 3rd ईयर से ही एग्ज़ाम दे सकते हैं गेट का। आप मुझे बता सकती हैं कि आपके हिसाब से सबसे बेहतर समय क्या है प्रिपरेशन का? अ, जब बिकॉज़ आई एम नॉट फ्रॉम बीटेक, हुँ, आई एम फ्रॉम बीएससी एमएससी हुँ, तो हुँ, मेरे हिसाब से अगर आप एमएससी में हो तो 6 मंथ्स इज़ एनफ यस। क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में सेम सिलेबस होता है, सेकंड ईयर का भी आपका हाफ ईयर कवर हो जाता है, हुँ, एग्ज़ाम आते-आते तक। तो एमएससी में आप सेकंड ईयर से भी अगर स्टार्ट करो और आपने हुँ, ढंग से पढ़ा है एमएससी फर्स्ट ईयर को, तो 6 मंथ्स में यू कैन डू इट। यस। अगर आप बीएससी में हो, तो आपको एटलीस्ट 10 टू 12 मंथ्स देने पड़ेंगे क्योंकि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक गेट के ओके, सिलेबस का। तो ओके। आपको खुद से सब कुछ स्टार्ट करना होगा। हुँ, मतलब बीएससी लेवल पे आप आरडीटी के बारे में कितना ही जानते होंगे। यस, 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 तो यस। ओके। अच्छा एक सवाल मैं ऐसे आउट ऑफ द ब्लू पूछ रहा हूँ आपसे। आप एमएससी की स्टूडेंट हो, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का तो बी भी आपको नहीं पता होगा। आपने कैसे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से कैसे सर्वाइव किया? ज़ाहिर-सी बात है आपने जितने न्यूमेरिकल्स आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं, न्यूमेरिकल्स में आपने ज़रूर अच्छा किया होगा तभी आप यहाँ पे पहुँची। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से कैसे डील किया जाए? सर एक्चुअली हमारे मतलब मेरे इंस्टीट्यूट में हुँ, देयर इज़ अ कोर्स फॉर हुँ, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ओके, तो ओके। हम लोगों को पढ़ाया गया था और हुँ, इनफैक्ट जिस लैब में मैं हूँ
वो अ पार्ट ऑफ द लैब आल्सो वर्क्स ऑन बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। तो उसके फायदा अलावा ये yes, and I had maths in 12th. I also ओ had maths in UG ओके, because Central University of Rajasthan में maths था मैथ्स compulsory। था, तो इसलिए तो आपको उसका फ़ायदा हो गया, राइट। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इनके लैब आपने सुना अभी लैब भी में भी बायो प्रोसेस पढ़ाया जाता है, प्लस रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में जब ये पढ़ रही हैं तो वहाँ पर भी बायो प्रोसेस का एक कोर्स था, तो इनको दोनों चीज़ों का फ़ायदा हुआ और इन्होंने बायो प्रोसेस ज़रूर अच्छा किया होगा तभी इतने मार्क्स आए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक्सेल और बीटी दोनों कई बच्चे जो हैं वो एक्सेल बीटी दोनों देते हैं। आपके हिसाब से पर्सपेक्टिव क्या है? अगर कोई बच्चा बायोटेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहा है तो क्या वो एक्सेल का एग्जाम दे सकता है, और दे सकता है तो कितना अच्छा दे सकता है? सर दे सकता है, काफ़ी अच्छे से दे सकता है इनफैक्ट आई वुड से, हुँ, क्योंकि एटलीस्ट जैसे बायोकेमिस्ट्री का यूनिट है, वो दोनों में हुँ, कॉमन है। हुँ, फिर इनफैक्ट माइक्रोबायोलॉजी का भी अगर आप एक्सेल का सिलेबस देखोगे तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, एंड आप बायोटेक के लिए प्रिपेयर करते हो तो बहुत कुछ सिमिलर हो जाता है, कॉमन हो जाता है। एक्सेल में जो मुझे डिफिकल्टी हुई वाज केमिस्ट्री, ओके, क्योंकि उससे थोड़ा टच छूट गया था। मतलब फिर भी ओके, कभी कभी प्रैक्टिस कर लेती थी, बट जैसा 12th में अगर आप केमिस्ट्री रोज पढ़ रहे हो, या यूजी में भी मेरा केमिस्ट्री था, तो आप रोज पढ़ रहे हो तो वो कमांड बना रहता है। हुँ, बट अभी कुछ कुछ चीजें मैं भूल गई थी। मेरा हुँ, मेजोरिटी मार्क्स जो केमिस्ट्री में आया है, आई थिंक आई गॉट 13 इन अच्छा, केमिस्ट्री। ओके, इट वाज बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ओके, ऑर्गेनिक में इट्स मोस्टली कंसेप्चुअल। ओके, तो अगर ओके, आपके ओके, ओके, कंसेप्ट्स अच्छे हो, हाँ, हाँ, और बाकी एक्सेल में जो जनरल एप्टीट्यूड होता है वो हुँ, बहुत इजी होता है। यस, 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 बिल्कुल तो सही कहा आपने। तो आपने मेन एक्सेल में कौन-कौन से 2 सब्जेक्ट्स दिए थे अपार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री? सर माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी और ज़ूलॉजी, ओके, चलिए, तो मतलब So इन्होंने साफ because तौर पे zoology बताया के कि क्वेश्चंस वर वेरी सिंपल, आई ओके, वुड गिव वन सजेशन। जो अभी हुँ, एक्सेल देंगे नेक्स्ट ईयर, हुँ, आप अगर सिर्फ बायोकेमिस्ट्री या कुछ दो यूनिट्स करके आए हो आप, और आप सोच रहे हो कि आप वही 2 यूनिट्स करोगे, हुँ, तो आई वुड सजेस्ट कि आप सारे यूनिट्स देख लो, क्योंकि मेरा भी मेंटालिटी था कि मैं बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी करूंगी। हुँ, पर फिर मैंने जूलॉजी भी देखा, बॉटनी भी देखा। जब मैंने जूलॉजी देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि क्वेश्चंस बहुत बहुत ज्यादा सिंपल थे, और जूलॉजी में मेरे मार्क्स ज्यादा बन रहे थे बायोकेमिस्ट्री से। तो आप वहाँ पे ओके, एनालाइज भी कर सकते हो, क्योंकि टाइम काफी रहता है। घबराने ओके, की जरूरत नहीं है। अगर आपके बायोकेमिस्ट्री में नहीं बन रहे, हुँ। जूलॉजी देख लो, बॉटनी देख लो, वहां पे भी मार्क्स उठते हैं। ओके, तो मतलब आप तैयार करके गई थी बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, बट वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी। आपने बायोकेमिस्ट्री छोड़ा और माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी पे शिफ्ट कर गई, यस। राइट। तो देखिए ये भी मतलब एक बड़ी बात है कि आदमी तैयार करके दूसरा गया है और करके दूसरा आ जाए, उसके बाद भी रैंक इतनी अच्छी आ जाए। ये भी एक बड़ी बात है। जूलॉजी तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, मतलब इट वाज 12th लेवल इज व्हाट आई फेल्ट। ओके, 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 चलिए बहुत बड़ी बात है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप इतने बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हैं, थोड़ा-सा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये ड्रीम होती है कि हम रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद में एमएससी करें, और इस ये मेरे ख्याल से गैटबी के थ्रू फिल होता है यस सर। ओजस्वी, और गैटबी का एग्ज़ाम आने भी वाला है। 20 हाँ। अप्रैल को इस बार का गैटबी का एग्ज़ाम है। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि वहाँ पे पढ़ाई किस तरीके की होती है? कैसा है ये इंस्टीट्यूट रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी? ड्रीम है बहुत लोगों का। कैसी पढ़ाई होती है वहाँ पे? बहुत ज़्यादा और हुँ, बहुत डीप। हुँ, हुँ, मतलब अगर आप ये सोचोगे कि बस क्लास में चला जाऊँगा और ये हो जाएगा, वैसे नहीं होता। आपको बहुत थॉरोली प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं। आपको हर चीज़ का हैंड ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको ना पीसीआर के स्टेप्स याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेंगे। आपको वो थ्योरी पढ़नी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप प्रैक्टिकल इतने बार कर लोगे उसकी। कर चुके हो, तो राइट। हाँ। एंड बाकी थ्योरी में भी उन लोगों ने मोस्टली सब कुछ कर रखा है। वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन पे स्पेसिफिक कोर्सेज, क्रेडिट्स के कोर्सेज होते हैं। एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया, माइक्रोबायोलॉजी का स्पेसिफिक कोर्स था। उस कोर्स की वजह से मेरा गेट एक्सेल का माइक्रोबायोलॉजी में बहुत हेल्प हो गया, क्योंकि सर ने जो भी क्लास में डिस्कस किया था, ऐसे ऐसे उड़ते वही उड़ते सब आया, डिस्कशन। हाँ, कुछ कुछ हद तक वही वो सब आया। क्वेश्चंस। हाँ, वाह! ये एक्सपोजर फ़ायदा है, बहुत है। ये फ़ायदा है एक टॉप नॉच इंस्टीट्यूट में पढ़ने का, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं,
स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन करने का मौका मिल रहा है। तो जब वो हाथ से अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो उनको टेक्निकलिटी समझ में आ रही है, कौन से एक्सपेरिमेंट में कौन से स्टेप के बाद क्या कर रहे हैं, उसका रीज़न समझ में आ रहा है, रिएजेंट्स का रीज़न समझ में आ रहा है। एक-एक फंक्शनैलिटी समझ में आने की वजह से बच्चों को याद करना ऐसा कुछ नहीं है, जब कर रहे हैं तो फिर क्या याद रखना। तो इसीलिए लंबे समय तक वो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है और वो आसानी से जा सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि आरसीबी फरीदाबाद जो है वो कितना अलग है बाकी इंस्टीट्यूट से, यहाँ पे नॉर्मल एमएससी वगैरह की पढ़ाई होती है। तो जो भी स्टूडेंट्स कैटबी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके लिए एक प्रीमियर अपॉर्च्युनिटी है आरसीबी में पहुँचने की और ओजस्वी से वहाँ पे मिलने की, है ना? चलिए, एक और बात पूछना चाहता हूँ ओजस्वी कि आप आगे आने वाले जो 2025 में जो गेट स्टूडेंट्स देंगे, उनसे क्या आप एडवाइस उनको देना चाहोगे कि किस तरीके से वो आगे बढ़ें, क्या करें? फर्स्ट थिंग जो मैंने अपने दोस्तों को भी बोली थी, पर उन लोगों ने मतलब एक डर होता है बायोलॉजी स्टूडेंट्स में जिनके पास मैथ्स नहीं होती है हुँ, जनरली, हुँ, कि मैथ्स में मार्क्स चले जाएँगे। बट वो एकदम उल्टा है, क्योंकि एनईटी में आपको नेगेटिव नहीं है, हुँ, और प्लस पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है। और हुँ, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अगर फ़ॉर्मूला याद ना भी हो, तो भी हुँ, अगर आप ध्यान से आप बस समझो कि वो क्या कहना हुँ, चाहता है, तो आप उस समय ही बैठ-बैठ करके आंसर निकाल लोगे। हर चीज़ के लिए फ़ॉर्मूला ज़रूरी नहीं है, तो बस मैथ्स से डरना नहीं है, इज़ द हुँ, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट करो और आप ओके, देखो कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, आप किसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और किसमें मेहनत की ज़रूरत है और ओके, कितनी मेहनत की ज़रूरत है। हुँ, हुँ, और फिर थिर्डली, रेगुलरली पेपर सॉल्व करो और टेस्ट देते रहो और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, क्योंकि सर के कोचिंग में तो ऐसा था कि सर ऑलमोस्ट हर बार ही होमवर्क भी देते हैं। तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके क्लास के बाद अगर वो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो डिस्कस करो सर से। क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं हम लोग, फिर लास्ट में पता चलता है कि अगर कुछ नहीं बन रहा है तो उसको कैसे बनाया जाता है। तो बस हम्बल रहना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी नहीं कि अगर आपका एक बार बहुत अच्छे आ गए किसी टेस्ट में, तो आप ये सोचो कि मैं तो बायोकेमिस्ट्री में टॉपर हूँ, ऐसा नहीं है। आपको हम्बल रहना पड़ेगा, क्योंकि भूल जाता है इंसान बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़, बहुत सारे हुँ, रिएक्शंस, तो वो सब करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। और फोर्थली, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर एम हो कि मुझे ये करना है, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है। यस, 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 बिल्कुल सही बात की। आपने एक बहुत बड़ी बात की, हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान हम्बल रहेगा वही सीख पाएगा और जिसने एक बार सोच लिया कि मुझे तो सब आता है, फिर उसके अंदर सीखने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और आपने तो ये करके दिखाया कि इतने इतने ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद भी आप इतना रेगुलर पढ़ाई कर पाईं और आपने एक बढ़िया रैंक लेकर के आईं। इतनी अच्छी रैंक आई है ओजस्वी, आगे का क्या प्लान है? क्या हम ओजस्वी को जॉब करते हुए देखेंगे आज से 1 साल बाद या ओजस्वी को किसी पीएचडी इंस्टीट्यूट में देखेंगे या अब्रॉड जाते हुए देखेंगे किसी पीएचडी लैब में? सर मैंने एक्चुअली एक फॉर्म भरा है, इट हुँ, वाज़ आईआईटी दिल्ली विथ हुँ, हुँ, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। तो ओके, वो उसका ही फॉर्म भरा, कोलैबोरेशन में था वो इसलिए। और हुँ, उसके अलावा मैंने आईआईटी गांधीनगर में एक फॉर्म भरा था, बिकॉज़ दे आर वर्किंग ऑन हाइड्रोजेल, सो प्रोजेक्ट मेरे मुझसे रेज़ोनेट किया, हुँ, बिकॉज़ आई बिलीव इन स्लो रिलीज़ ऑफ ड्रग्स, स्पेशली इन हुँ, कैंसर ट्रीटमेंट। ओके, सो आप आपकी आइडियोलॉजी अगर किसी चीज़ से मैच करती है, तो आप पीएचडी के 5 साल इज़ व्हाट आई फ़ील। किसी एक चीज़ को अगर आप दे रहे हो पीएचडी में 5 साल, तो वो आपसे रेज़ोनेट करना चाहिए। ओके, नहीं तो फिर आपके लिए पीएचडी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये मैंने आरसीबी में आके देखा है कि हुँ, हुँ, अगर आपको आपका प्रोजेक्ट पसंद नहीं है, तो फिर आपके लिए पीएचडी बहुत मुश्किल होती है। पर अगर आपको आपका प्रोजेक्ट पसंद है, आप उस चीज़ में बिलीव करते हो, तो आपके लिए काम काम नहीं रहता। फिर वो मतलब आपका पर्पस ऑफ लाइफ हो जाता है सॉर्ट ऑफ। बहुत बड़ी बात की। तो ये और मतलब फिर हम ओजस्वी को 1 साल के बाद किसी आईआईटी के अंदर पीएचडी करते हुए देख सकते हैं। आईआईटी खड़गपुर भी आप जाने का सोच रही थी, वहाँ पे यस सर, ऑलरेडी हाँ, हैं हमारे फॉर्म भरा स्टूडेंट्स। मैंने। चलिए बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे तो ऑलरेडी हैं हमारे मास्टर स्टूडेंट्स, तो वो आपसे मिल करके आपकी हेल्प भी कर सकते हैं वहाँ सेटल होने में। तो यस, तो हमने ऑलमोस्ट सारी बातें की आरसीबी में किस तरीके से पढ़ाई होती है, गेट की तैयारी किस तरीके से फ़ोकस्ड होकर के 6 महीने अगर आप लग करके करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, नोट्स का क्या इम्पोर्टेंस है, टेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, एक्सेल और बीटी में कोई अंतर नहीं है, आप थोड़ी-सी मेहनत करके एक्स्ट्रा एक्सेल भी उतने ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं। आगे क्या-क्या कर सकते हैं?
आप थोड़ा-सा मुझे ओजस्वी एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि बायोटेक्नोलॉजी के बाद आकर के रास्ते बंद हो गए। अगर कोई बैचलर स्टूडेंट है या कोई मास्टर स्टूडेंट है, वो पीएचडी नहीं करना चाहता है, नहीं जाना चाहता है रिसर्च की राह पे, तो क्या आप थोड़ा सजेस्ट कर सकती हैं कि क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, क्या कर सकते हैं? आप इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट में हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कुछ अलग-अलग कर रहे होंगे। क्या आप यहाँ पे थोड़ा-सा गाइड कर सकती हैं कि क्या कर सकते हैं, अगर हम पीएचडी नहीं करना चाहते? अ, मैंने जो अभी तक देखा है वही मैं हुँ, डिस्कस करूँगी। तो आई हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड इन सम एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटिशंस। हुँ, अगर आप के पास एक आइडिया है, स्पेशली अगर आप बायोटेक्नोलॉजी या किसी भी बायोलॉजी के फील्ड से हो और आपको कुछ बेसिक आइडियाज़ आते हैं, हुँ, तो आप उसको एक प्रोडक्ट में डेवलप कर सकते हो। तो अगर आप बैचलर्स में हो और आपके पास एक सस्टेनेबल आइडिया है, आपके पास एक कोई भी अच्छा मेंटर है जो आपको गाइड कर सकता हो, तो आप बायरैक जैसे कॉम्पिटिशन्स में जा सकते हो और वहाँ पे अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। आपको फंडिंग मिलेगी, बहुत अच्छी फंडिंग होती है वो, एंड आपको रेगुलर स्टाइपेंड्स भी मिलते हैं उसमें। आपको वर्किंग स्पेस भी मिलता है बायो इंक्यूबेटर्स में। जैसे आरसीबी में भी एक बायो इंक्यूबेटर है। ओके, उसके अलावा तो फर्स्ट ऑप्शन है एंटरप्रेन्योरशिप। सेकंड ऑप्शन है, अगर आप बैचलर्स में हो हुँ, एंड देन आप अगेन मार्केटिंग एरिया में जाना चाहते हो, बिजनेस एरिया में जाना चाहते हो, तो आप बायोटेक के बाद एमबीए भी कर सकते हो। इट्स योर चॉइस। हुँ, इट्स ऑल्सो एन ऑप्शन। थर्ड है साइंटिफिक राइटिंग बोलकर हुँ, पोजीशंस हाँ, निकलते हैं। आई सॉ अ फ्यू डेज अगो देयर वर सम पोजीशंस दैट केम अप ऑन लिंक्डइन। हुँ, हुँ, उसके अलावा टीचिंग इज ऑलवेज देयर। हुँ, आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, आप कोई इंस्टीट्यूशन जॉइन कर सकते हो फॉर टीचिंग। फिफ्थ तो पीएचडी है ही। उस हुँ, अगर आप पीएचडी के लिए श्योर नहीं हो कि आपको पीएचडी करनी है कि नहीं, और आप मास्टर्स कर चुके हो, यू आर नॉट श्योर कि आप 5 साल इन्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं, तो सिक्स्थ ऑप्शन ये भी आता है कि आप किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के किसी प्रोजेक्ट में एज अ रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास गेट नेट या कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर्ड है, तो आपको जेआरएफ की स्टाइपेंड मिलती है उसमें, यस, प्लस एचआरए भी मिलता है। तो हुँ, दैट्स द सिक्स्थ ऑप्शन। और फिर सेवेंथ ऑप्शन है कि आप बाहर जा सकते हो, ओके, इधर एज अ प्रोजेक्ट हुँ, एसोसिएट और पीएचडी और जस्ट रिसर्च एसोसिएट की पोजीशंस भी होते हैं। वन ऑफ माय सीनियर्स, मेरी जस्ट इमीडिएट सीनियर गई हैं नॉर्वे। शी इज वर्किंग देयर एज अ बायो इंजीनियर ओके, ऑन सेलुलेज प्रोडक्शन ओनली। ओके, इसके अलावा इफ आई जस्ट से फ्रॉम द टॉप ऑफ माय हेड, आई वाज गेटिंग अनदर आइडिया अभी, पर इट्स सॉर्ट ऑफ स्किप, बट देयर आर कोई ऑप्शन। कोई इश्यू नहीं। अच्छा, आपकी तो सर इतनी सर अच्छी सर रैंक यस आई आई है। रिमेम्बर। सर या, इंडस्ट्री में ओके, जैसे ये डॉक्टर रेड्डी पैथ लैब्स हैं, हुँ, या फिर इतने सारे फार्मा कंपनीज हैं, बायोकॉन इन वगैरह सब है, में ये यस, सब बायोकॉन, इन हाँ, सब में ओपनिंग्स निकलती हैं एंड यू कैन अप्लाई। इनफैक्ट डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यूज भी होते हैं। यस, आई गेट अपडेट्स ऑलमोस्ट डेली कि डायरेक्ट इंटरव्यू इन हैदराबाद फॉर 30 यस, पोजीशंस, यस, एमएससी इन लाइफ साइंसेज रिक्वायर्ड। तो यस, यू जस्ट आई थिंक यू हैव टू बी एक्टिव अगर आपको अपॉर्चुनिटीज खोजनी है तो, बट अपॉर्चुनिटीज हैं। राइट। तो हम ये ना सोचें कि बायोटेक्नोलॉजी में कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ है। आप देख सकते हैं कितना कुछ तो इन्होंने सामने-सामने आपको बताया। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपनी आँख, नाक, कान खुले रखें। लिंक्डइन पे एक अकाउंट बनाएँ, जहाँ पे अक्सर लोग जॉब पोस्ट करते रहते हैं। इनफैक्ट मेरे ही अकाउंट से मैं रोज़ ही ऑलमोस्ट कोई ना कोई जॉब पोस्ट करता रहता हूँ, जो कि आप जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। और एक और बात ओजस्वी, आपकी तो इतनी अच्छी रैंक है, आप एनयूएस में भी ट्राई कर सकती हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, वहाँ पे डायरेक्टली आपकी गेट रैंक पे आपको रखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ज़रूर अप्लाई करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जर्मनी के भी 1-2 इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकती हैं, उस चीज़ को याद रखिएगा। यस जस्ट सर। टेलिंग यू, आपको पता ही होगा लेकिन फिर भी इसको चीज़ को याद रखिएगा ज़रूर से। सब पता है पर बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं पता, तो आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच ओजस्वी, आप हमारे साथ आई, इतना कुछ आपने डिस्कस किया, बहुत अच्छा लगा। इतना आपका शेड्यूल टाइट है, उसके बावजूद आपने समय दिया। इतने स्टूडेंट्स को गाइड किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आगे आने वाला 2025 का बैच है, आपसे ज़रूर इंस्पिरेशन लेगा और ज़रूर अच्छा करेगा, और हम लोग आगे आने वाले बैचेज़ में कई और ओजस्वियों को देखेंगे और जो आपके साथ या आपके लैब में जाकर के काम करेंगे।
थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और अगर किसी आपको ये कंटेंट पसंद आया तो फिर से हम एक बार किसी और स्टूडेंट को लेकर के आएंगे, उसकी जर्नी सुनाएंगे आपको और बताएंगे कि किस तरीके से खराब परिस्थिति में भी स्टूडेंट्स जम करके उसका सामना करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू।